प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मिनर्वा ट्यूटोरियल्स के तहत आज की कक्षा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो हिंदी एवं संस्कृत विषय से संबंध है। उस टॉपिक पर आने से पहले मैं एक छोटी-सी एक घटना के बारे में आपको ज़िक्र करना चाहूँगा। एक बार की बात है कि एक कस्बे में एक डाकिया चिट्ठियाँ बाँट रहा था। अब एक चिट्ठी ऐसी आई जिस पर लिखा हुआ एड्रेस तो उसी शहर या कस्बे का था, लेकिन नाम कुछ अलग था जो वो समझ नहीं पा रहा था। वो पूरे मोहल्ले में सबसे पूछ लिया कि भाई इस नाम के व्यक्ति कोई अपने गांव या कस्बे में रहता है क्या? लेकिन उसे किसी ने भी ऐसा नाम नहीं सुझाया, नहीं बताया। अंत में थक हार कर वो एक लेखक के घर जाते हैं और दहलीज पर बैठ जाते हैं। कहते बबुआ, हम पूरे गांव ढूंढ लिए पर ये श्री मच्छरचंद चट्टोपाध्याय नाम के कोई व्यक्ति हमें नहीं मिले। तनिक आप ही बता दो, आप जानते हैं का इन्हें? जब बाबूजी ने वो पत्र अपने हाथ में लिया और पढ़ा कि इस नाम का व्यक्ति इस स्थान पर तो कोई है नहीं। डाकिया बिल्कुल सही कह रहा था। वो बहुत परेशान, हैरान था कि इस चिट्ठी को पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो इस नाम को जब उन बाबूजी ने पढ़ा और वो कुछ देर डाकिये की तरफ देखने लगे और उनकी तरफ मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए वो चिट्ठी अपने पास ही रख ली। बोले, बाबूजी बताओ कौन है ये? बोला, ये मेरी ही चिट्ठी है, मैं ही हूँ। जब डाकिया बड़े विचार पड़ गए कि ये मच्छरचंद्र कौन है, इनका नाम कुछ और है, मच्छरचंद्र नाम के इस शहर में है ही नहीं, ये कैसे कह रहे हैं कि मैं ही हूँ? साथियों, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ये जो लेखक थे वो कौन थे जिन्होंने वो चिट्ठी मुस्कुराते हुए अपने पास रख ली और अपने मित्र को याद किया कि हाँ, ये उन्हीं मित्र की कारसानी है जिन्होंने ये एड्रेस लिखा है और डाकिया बाबू को इतना परेशान होना पड़ा। आप याद कीजिए लेखक कौन हो सकते हैं। चलो थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। इनके उपन्यास पर एक फिल्म बनी है अभी हाल ही में, एक फिल्म बनी है, शाहरुख खान जिसमें मुख्य नायक हैं। और देखो ये डायलॉग आप सुनिए, ये उन डायलॉग को तुम्हारी सुनकर आप बताइए कि ये ये देखो पारो, अपने आप जो से मिलो। लेखक हम्म हैं याद जिनके आया? अरे तुम उपन्यास पर आधारित अरे ये ओ पिक्चर बनी है, देवा! पिक्चर का नाम पहचानेंगे और फिर उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये लेखक बाबू कौन क्या है। हुआ पारो? सुनिए। देवा, वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना, मुझे तो नहीं मिली। मैंने ही छुपा दी थी। और और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है। और क्यों? सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये देवा वो, देवा देवा। और ये वो कलसी, हाँ? और ये देखो, ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूँ। ये और ये तुम्हारी यादें मेरे उपन्यास दामन से। हम ये क्या है? बहुत कई वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत ही जाना माना नाम है। चलिए इसका हम जिक्र करेंगे। एक्चुअल में इस नाम के जो जिस लेखक की हम आज चर्चा कर रहे हैं वो ये इतना मज़ेदार ये वाक़या इसलिए बन पाया है, इसमें मुख्य जो काम है उसमें है हिंदी विषय का जो संधि विच्छेद का जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, उस संधि और विच्छेद का कमाल है। जिसमें आप जान पाएँगे कि वास्तव में इनको तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्री मच्छरचंद चट्टोपाध्याय कौन हैं, ये आप आराम से जान पाएँगे। लेकिन इस पर बताने से पहले आज का जो मैं टॉपिक आपको बता दूँ वो है संधि विच्छेद। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे संधि विच्छेद। दो नाम है, संधि होना और विच्छेद होना। यानी कि हम देखते हैं संधि किसे कहते हैं, फिर विच्छेद को भी हम आसानी से समझ पाएंगे। और ये हमारे केवल कक्षा अकेडमिक क्लासों में ही इन पर प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बिंदु पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें समझना है तथा इसके कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हम समझ लेते हैं लेकिन बाद में विस्मृत हो जाते हैं या हम उन्हें अलग अलग समझ नहीं पाते हैं। तो आज
का जो ये वीडियो है आप समझेंगे बड़े ध्यान से, और कुछ ऐसे चीज़ें बीच बीच में बताते चलेंगे कि आपको ये आसानी से याद होने लगे और परीक्षाओं में आने वाले किसी भी प्रश्न को आप आसानी से समझ सकें, उन शब्दों के संधि का नाम पहचान सकें और संधि विच्छेद इत्यादि भी आसानी से कर सकें। तो पहला पॉइंट तो ये आता है, बिंदु आता है कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों की समीपता, निकटता, पहला बिंदु तो आता है उनकी समीपता हो। तो दो वर्णों की समीपता के कारण उनके योग से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों की निकटता हो, उनका मेल हो, और मेल के उपरांत जो विकार हमें दिखाई देता है उसको संधि कहा जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि दो वर्ण, जिसमें वर्ण की जब बात चल रही है तो हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, और ये पहले भी हम जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होंगे, स्वर और व्यंजन। यहाँ विसर्ग को भी हम शामिल कर लें। तो इस प्रकार इन दो वर्णों की निकटता की वजह से जो योग होता है, और योग एक विकार युक्त होता है, यानी उसमें जो परिवर्तित रूप जो होता है, जैसे हम यूँ कह सकते हैं, इस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। कई बार दोनों का योग होता है, कई बार योग न होकर सिर्फ निकटता की वजह से भी परिवर्तन आ जाता है, तो वो भी संधि में गण्य है। हाँ, अगर निकटता है और परिवर्तन नहीं हुआ, विकार नहीं आया, तो वो संधि न कहकर इसे सिर्फ संयोग कहेंगे। इसे संयोग कहते हैं, संधि नहीं कहा जाएगा। तो संधि है दो वर्णों की समीपता एवं मेल से जो परिवर्तन आता, जो विकार आता है, वो विकार युक्त शब्द या विकार संधि कहलाता है। ये क्लियर कर दें। अब जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि को हम हिंदी भाषा और संस्कृत के दोनों सम्मिश्रित भाव से हम इसको समझते हुए चलेंगे, तो हम इस संप्रत्यय को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हिंदी और संस्कृत का मिलाते हुए मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें अब आते हैं संधि के प्रकार कितने। तो संधि को हम मुख्य तीन भागों में विभाजित करते हैं, मुख्य तीन भागों में विभाजित है। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जो अ आ इ ई उ ये जो वर्ण हैं ये स्वर कहलाते हैं, यानी अचह स्वरा, ऐ उण रील ऋ ऐ ऐयोच तक के जितने भी वर्ण हैं ये 9 स्वर माने गए हैं। अब ए की जगह ए और आ दोनों को मानेंगे, और ई की जगह ई और ई दोनों को, इसी तरह उ और उ दोनों। इस प्रकार हम वर्णों को व्यवस्थित करेंगे, और मूल रूप से हम देखते हैं कि 9 ही स्वर हैं। तो जब दोनों तरफ स्वरों का आपस में मेल हो, यानी किसी भी शब्द का जो अंत्य वर्ण यानी स्वर है और बाद वाले शब्द का प्रारंभिक जो वर्ण है उसमें वो अगर स्वर है, तो इस प्रकार स्वरों का स्वरों से मेल होना, संधि होना, ये स्वर संधि कहलाएगा। दूसरी बात आती है व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन या व्यंजन व्यंजन इस प्रकार का समीकरण होता है, या इस प्रकार का योग होता है, सामीप्य और योग होता है, वहाँ व्यंजन संधि का हम नाम देते हैं। तो हम बात करते हैं स्वर संधि की, और प्रायः ये देखिए परीक्षाओं में जो अधिक जो वेटेज होता है वो स्वर संधि का ज़्यादा रहता है। स्वर संधि पर आधारित बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ व्यंजन संधि की तरफ भी हम देखें तो करीब 25% जो है, 25% जो प्रश्न हैं वो व्यंजन संधि से भी पूछे जाते हैं, तथा 5% हम देखते विसर्ग संधि युक्त शब्दों पर प्रश्न किए जाते हैं। तो हमें संधि नियमों को और संधि नियमों के साथ उनके नामों को हमें याद रखना, स्मरण रखना है, और उन्हें हमें समझना है, तो हम प्रत्येक शब्द को आसानी से समझ पाएंगे कि किस संधि में क्या योग हो रहा है, क्या विकार आया है। दूसरी बात ये है कि दोनों शब्द, जो पूर्व शब्द और पर शब्द जो है, दोनों ही अर्थयुक्त होने चाहिए, यानी सार्थक शब्द होने चाहिए। एक शब्द का अर्थ निकल रहा है, एक शब्द हमने वैसे ही जोड़ दिया फिर उसमें संधि कर दी, तो यहाँ ये वर्जित है। यानी दोनों तरफ के शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए,
उनके जो अंत्य और प्रारंभ वर्ण हैं जब निकट आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं और उसके बाद जो नया शब्द बनता है, तो यहाँ हम इसे कहते हैं संधि हुई या संधि हुआ। और उस संधि को जब हम तोड़ते हैं, वापस अपने मूल शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये विच्छेद कहलाता है। तो हमें विच्छेद और संधि दोनों साथ साथ समझने होंगे और उनको एक एक बिंदुवार उनके नाम से, उनकी संज्ञा से जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने कहा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 मुख्य भाग हुए। अब जब हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को अलग रखकर पहले हम स्वर संधि पर बात करते हैं। तो स्वर संधि को ही हम पहले लेते हैं। तो स्वर संधि को फिर पुनः 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि पहला जो भाग है, दीर्घ स्वर संधि। इसका नाम दीर्घ क्यों पड़ा, इस पर विचार करेंगे। दीर्घ स्वर संधि। फिर आती है वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यादि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस प्रकार हम इन 5 भागों को याद कर लें। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि या यादि संधि और अंतिम है अयादि संधि। 5 भागों में इसको बांटकर, विभाजित कर हम एक एक भाग का अध्ययन करेंगे और उनके विभिन्न उदाहरणों को हम लेकर समझते हुए चलेंगे, तो इनकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, किसी भी शब्द पर आधारित प्रश्न आता है, तो हम उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं और उसका सही उत्तर दे सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के पहले भाग, दीर्घ स्वर संधि पर। तो पहला हमारा जो बिंदु है दीर्घ स्वर संधि। वर्ण विचार के तहत हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ण, जैसे अचः स्वरहा, अच में अ, ई, उ, री, री, ये वर्ण आते हैं। तो इन अवर्ण की जब बात करें तो अवर्ण अपने आप में पहला वर्ण है और इसका अगर हम दीर्घ करेंगे तो आ होगा, यानी ये ह्रस्व वर्ण है और ह्रस्व वर्णों को हम दीर्घ करें तो अ ह्रस्व है, उसका दीर्घ हुआ आ। इसी प्रकार हम देखते हैं ई, ये ह्रस्व वर्ण है और इसकी अगर हम ध्वनि को बढ़ा देते हैं या ध्वनि में जो समय जो अधिक लगता है वो दीर्घ हो जाता है, तो ई का ई हुआ और ऊ का ऊ हुआ। इसी पर आधारित इसका नाम पड़ा दीर्घ स्वर संधि। यानी कि इन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है वह दीर्घ वर्ण के रूप में आता है। यानी कि यहाँ तो परिवर्तन आ के रूप में आएगा या ई के रूप में आएगा या फिर ऊ के रूप में आता है। री भी स्वर है, री और री से री बनता है। ये संस्कृत साहित्य में, वो भी वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग है। हिंदी में इस प्रकार के उदाहरण नहीं पाए गए। तो हम ये देखते हैं ए, आ, ई और ऊ, ये जो स्वर हैं इनका आपसी मेल होता है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि के इस हिस्से में आते हैं। अब ए, ऐ, ओ, औ ये भी स्वर हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सवर्ण या दीर्घत्व नहीं है इनमें, इसलिए इनको हटाकर हम देखेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि में जो परिवर्तन हमें दिखेगा, जो विकार, जैसे हमने कहा कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार आता है, तो विकार का जो रूप होगा या तो आ होगा या ई होगा, दीर्घ ई जिसे कहते हैं, या ऊ होगा। इस प्रकार के परिवर्तन को हम देखते समझ जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसको संस्कृत में एक सूत्र अकः सवर्णीय दीर्घ, अकः सवर्णीय दीर्घ, यानी कि अ से लेके क तक जितने वर्ण आते हैं, अ से क तक, एयों, अयोच, रील, रिक, यहाँ तक, तो इसमें देखिए जो सवर्ण होंगी, यानी ए, आ, ए, आ, ये एक फैमिली होगी। दूसरी फैमिली ई या ई, इस प्रकार आपस में जो समीप होंगे ये सवर्ण हो गए। इसी प्रकार ऊ और ऊ परिवार को देखेंगे तो इनमें जब समीपता होती है तो इनका परिणाम दीर्घ वर्ण के रूप में आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। अकः सवर्णे दीर्घ है। दूसरी संधि जो है वृद्धि, वृद्धि रेचि, संस्कृत में से कहते हैं वृद्धि रेचि। और फिर है गुण संधि, आद गुण है। इस प्रकार यण संधि,
यण संधि, यादि संधि को यण संधि के नाम से जाना है, और अयादि संधि को एचो यवा याव है, संस्कृत में ये सूत्र चलता है। इस सूत्र के हिसाब से भी हम संधि के नाम याद कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा है दीर्घ स्वर संधि, इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं और उदाहरणों से हम आसानी से समझ सकेंगे कि ये संधि कैसे पहचानी जाए और इसका जो संधि युक्त शब्द है उसका क्या अर्थ होगा। उसको अगर हम अलग अलग कर दें, विच्छेद कर दें, तो उनके दो मूल शब्द कौन कौन से होंगे, ये हम आराम से समझ सकते हैं। तो अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे हमें दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और किसी भी प्रश्न को, आने वाले प्रश्न को हम आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, अब दीर्घ स्वर संधि का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं, तो संस्कृत में इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। बोलो, अकह सवर्णे दीर्घ है। इसका मतलब ये है कि अक से परे अगर सवर्ण होगा तो वह दीर्घ एकादेश होगा। ठीक है, अक का मतलब है जो हमने प्रत्यारोप पढ़ा था, अ ई उ री ली, ये जितने भी वर्ण हैं ए ई उ री ली, यानी अ से लेके क तक जितने भी वर्ण आते हैं वो अक कहलाते हैं। और अक से परे अगर सवर्ण है, अक से परे सवर्ण है, यानी सवर्ण का मतलब है अगर इनके जैसा ही, जैसे अ और आ से मतलब हम लेंगे अ और आ, इससे सामने परे, परे मतलब इसके सामने अगर इसी का ही जैसा अक्षर होगा, ए या आ होगा, तो फिर ये दीर्घ एकादेश होगा, यानी कि आ हो जाएगा, ए आ। अब देखिए ए या आ इधर होना चाहिए और उधर होना चाहिए ए या आ। अब इनमें ए के सामने ए भी हो सकता है, ए के सामने आ भी हो सकता है, आ के सामने ए भी हो सकता है और आ के सामने आ भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो, दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए इनको सवर्ण कहा गया है। और इन दोनों का जब मेल होगा और उसमें जो चेंजेस आएंगे, विकार आएगा, वो आ हो जाएगा, ए और आ के स्थान पर आ हो जाएगा, ऐसा ही इसका नियम कहता है। अब हम देखते हैं ई अक्षर को देखते हैं। ई वर्ण है, ई से मतलब है ये ह्रस्व ई और ये दीर्घ ई, यानी छोटा ई और बड़ा ई अक्सर अपन बोलते हैं स्कूलों में। तो अगर ई के सामने ई आया तो भी बड़ा ई होगा, या ई के सामने बड़ी ई आ जाए यानी दीर्घ ई आ जाए तो भी दीर्घ ई परिणाम होगा। ऐसे ही अगर इधर बड़ी ई है और उधर छोटी ई है तो भी बड़ी ई, और इधर बड़ी ई है उधर बड़ी ई है तो भी बड़ी ई, यानी कि दीर्घ ई हो जाएगी, ऐसा इसका नियम है। तीसरा नियम यही ऊपर लागू होता है। अगर ऊ और ऊ आप देख रहे हैं, एक ह्रस्व ऊ है और एक दीर्घ ऊ है, तो इन दोनों के सामने कोई चाहे ह्रस्व ऊ आए चाहे दीर्घ ऊ आए, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, बड़ा ऊ ही आएगा। और फिर आप आइए देखिए री और री का और देख लेते हैं। संस्कृत में ये प्राय उदाहरण चलते हैं, या फिर वैदिक संस्कृत जो होती है उसमें ही ये आते हैं, उसमें ही ये आते हैं। तो री और री देखिए, ये ह्रस्व री और दीर्घ री, इनके सामने अगर री होगा तो री दीर्घ वाला हो जाएगा, और री के सामने री है तो ये री हो जाएगा। इस प्रकार हम इन उदाहरणों को देखते हैं। हिंदी में हमारे सिर्फ ए, ई और ऊ तक ही उदाहरण मिलते हैं। हाँ, री के एक आध उदाहरण मिल भी जाएं, लेकिन री वगैरह के उदाहरण संस्कृत में ही पाए जाते हैं। अब हम इनके एक एक उदाहरण को हम समझते हैं। तो हमारा जो पहला भाग है कि ए के सामने अगर ए आ जाए, अगला हमारा क्या टॉपिक रहेगा, ए के सामने ए हो तो क्या होगा, आ होगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखिए, आपके सामने कुछ उदाहरण मैं रखता हूँ और उससे आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देख, जैसे एक शब्द है राम, ये आपने काफ़ी सुना है राम, और इसके सामने आ गया अवतार। क्या आया, अवतार, जोर से बोलिए, अवतार। तो आप इसमें देखिए राम शब्द वास्तविक रूप से देखें तो यूं बना हुआ है, रा और ये मैं को हलंत कर देंगे तो इसमें ए अलग हो जाएगा, राम ए राम ए। इस प्रकार ये मैं को हलंत कर देंगे और ए से अलग कर देंगे, तो राम में क्या छुपा हुआ है, राम ए। लंबा बोली तो ए की आवाज़ आती है, तो इसको ए को हमने अलग कर लिया। और इधर सामने जो परे जो शब्द है दूसरा अवतार, अवतार का ए आगे कर दो
और वतार को थोड़ा पीछे कर लीजिए आप यूँ समझने के लिए। अब आप देखिए ये ए और ये ए आपस में आमने सामने आ गए, बिल्कुल बराबर एक दूसरे के सामने पढ़ रहे हैं। तो अब ये देखिए ए के बाद ए आ रहा है तो क्या परिणाम आएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये हमने अभी भी पढ़ा कि ए से परे यदि ए आएगा तो आ हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या होगा, आ हो जाएगा। अब इस प्रकार देखिए हमने देखो रा में ए आ गया और फिर आ गया। अभी आ इस में मिल जाएगा, यानी कि रा में आ जोड़ो तो क्या हो जाएगा, माँ। रामावतार, वतार को नजदीक ले आओ, रामावतार, ये संधि शब्द बनेगा। ठीक है, संधि युक्त शब्द क्या बना, राम प्लस अवतार करने से रामावतार। ऐसे ही देखिए, हाँ रामावतार बनेगा, ये बहुत जाना पहचाना नाम है। अब आप देखिए एक शब्द और देखते हैं, क्रम प्लस इसके आगे देखिए कौन सा अक्षर है, अंक। क्रम अंक, तो इसका ए आ गया, इसमें देखिए ए छुपा हुआ है और ये ए दोनों मिलके हो जाएंगे आ, तो ये हो जाएगा क्रमांक। ए और आ में ए जुड़ जाएगा तो माँ हो जाएगा क्रमांक। क्रमांक डालते हो ना और नंबर, सीरियल नंबर डालते हैं, ऐसे क्रमांक शब्द बन जाएगा। एक शब्द और लेते हैं, उत्तर, और दूसरा शब्द क्या है, अधिकारी। दूसरा शब्द क्या है, और दूसरा पीछे वाला अधिकारी। तो आप इसमें देखिए इधर उत्तर रे में ए छुपा हुआ है, रे में ए छुपा हुआ है, और इधर सामने भी ए है, तो ए और ए मिलकर आ हो जाएंगे। तो इसका शब्द क्या बनेगा, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, ये रे का रा बन गया, उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, उत्तराधिकारी शब्द आएगा। अब एक शब्द और देखते हैं, दिव्य। देखिए दिव्य और प्लस अस्त्र, दिव्य अस्त्र, इससे शब्द बनेगा दिव्यास्त्र। क्या बनेगा, दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र बनेगा। ऐसे आप देखिए दिव्य प्लस अंग, दिव्यांग, क्या बनेगा, दिव्यांग। अब आप देखिए अगला शब्द एक और देख लेते हैं, छिद्र प्लस अन्वेषी। तो आप इसमें देखिए ए और ए मिलके आ हो जाएगा, तो छिद्रान्वेषी। क्या शब्द बना, छिद्रान्वेषी। एक शब्द और देख लो, से प्लस अवधान, सावधान। से माना होता है सहित और अवधान माने ध्यान, यानी ध्यान के साथ, ध्यान लगाकर, कहते हैं ना सावधान, इस प्रकार शब्द बोलते हैं। विश्राम, प्रार्थनाओं में भी आप देखते हो, स्कूलों में बोलते हैं। तो से अवधान, यानी कि से और ए मिलकर सा हो गया, सावधान। अब देखिए जितने भी शब्द हैं संधि के, दोनों ही शब्द अर्थयुक्त हैं, यानी सार्थक शब्द हैं, कुछ ना कुछ इनका अर्थ निकलता है। अब जैसे आप ये देखिए क्रमाक्षर पढ़ा था अपने, क्रम अंक, क्रम माने नंबर वाइज वाला, अंक माने डिजिट, कोई भी अंक 1 2 3 4 का। या आप देखिए उत्तर अधिकारी, उत्तर माने बाद वाला, और अधिकारी माने हकदार, यानी मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है। इस प्रकार उत्तराधिकारी शब्द बना। मध्य अवधि, मध्य माने बीच में, बीच वाली, और अवधि माने पीरियड, बीच का जो पीरियड होता है। जैसे स्कूलों में हम देखते हैं मध्यावधि अवकाश होते हैं, दिवाली के आसपास जो अवकाश होता है मध्यावधि अवकाश। दिव्य अस्त्र, दिव्य हों जो देवताओं द्वारा दिए गए हों, अस्त्र माने अस्त्र शस्त्र हथियार, तो दिव्य अस्त्र जो देवी देवताओं या प्रभु भगवान के द्वारा दिए गए अस्त्रों के दिव्यास्त्र कहलाएंगे। छिद्र अन्वेषी, छिद्र का मतलब है छेद या कमियां, छोटी छोटी कमियों को, अन्वेषी माने ढूंढने वाला, छोटी छोटी कमियों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। इस प्रकार आप संधि में जितने भी शब्द पढ़ोगे उनका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा होता है। और अब हम देखते हैं, देखिए अब हम लेते हैं ए के सामने अगर आ जाए, यानी ह्रस्व है ये और ये दीर्घ है, तो ह्रस्व और दीर्घ आने पर इसका परिणाम क्या आएगा, आ आएगा। वेरी गुड, इसमें आ बन जाएगा। चाहे ए हो और आ हो सामने तो भी दीर्घादेश हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं,
कंटक प्लस प्लस आकीर्ण। हाँ, तो ये आप देखिए कंटक में क्या छुपा हुआ है, कै को अगर कै में हलंत लगा दें तो इसका ए आगे निकाल लेंगे, कंटक ए, और आकीर्ण का ए आगे कर दो, कीर्ण को पीछे कर दो थोड़ी देर, तो आप ये देखेंगे कंट ए और आ आपस में आमने सामने हो गए, इन दोनों को मिला के बन गया का। अब ये हो गया कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण, समझ गए? कंटक माने कांटा, कंटक माने और आकीर्ण माने फैले हुए हों, जहाँ लगे हुए हों, बिखरे हुए हों। तो जो जगह कंटकाकीर्ण होती है, जहाँ कांटे कांटे बिखरे पड़े हों, कंटकाकीर्ण, कंटकों से युक्त। अब ऐसा शब्द देखिए, खग प्लस आश्रय, खग में ए छुपा हुआ है और आश्रय का आ सामने, ए और आ मिलके हो जाएगा आ, तो शब्द बनेगा खगाश्रय। खग माने क्या होता है? नहीं, पक्षी, और आश्रय माने होता है घोंसला या पक्षी जहाँ सहारा लेते हैं। तो खग आश्रय यानी खगाश्रय, जहाँ पक्षी अपना निवास बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, इसको खगाश्रय कहते हैं। ऐसे देखिए एक शब्द और आपने सुना होगा, छात्रावास, हॉस्टल, जिसे हॉस्टल कहते हैं। तो ये हो गया छात्र प्लस आवास, छात्रावास। इसी प्रकार एक शब्द और देखिए, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टाचार, क्या शब्द बनेगा? भ्रष्टाचार। ऐसे देखिए, भ्रष्ट माने जो सही न हो, नीतिगत न हो, जो सच्चाई पर आधारित न हो, ऐसा भ्रष्ट, और आचार माने आचरण, आपका बिहेवियर कैसा है, अच्छा नहीं है, तो उसको कहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करने वाला। अब आप देखिए एक शब्द और देखिए, मकर प्लस आकृति, प्लस आकृति हो तो मकराकृति, बोलो मकराकृति, यानी मकर जैसी आकृति वाला, मगरमच्छ जैसी आकृति वाला, मगरमच्छ जैसी शक्ल वाला, मकराकृति ऐसे कहेंगे। अब एक शब्द आपने कार्ड पे बहुत पढ़ा होगा, सौ, आयु, ये पढ़ा होगा। तो देखिए सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी, इसका शब्द बनेगा सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी, यानी सौभाग्य को, आकांक्षिणी माने चाहने वाली, सौभाग्य की इच्छा करने वाली, किसी महिला के लिए बोलते हैं, यहाँ जो दुल्हन बनती है बच्ची, उसको हम बोलते हैं सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्य की उम्मीद करने वाली, कामना करने वाली, सौभाग्याकांक्षिणी। इस प्रकार आपने देखा ए और आ के मेल से जो विकार हुआ, आ हुआ, आ एक आदेश होगा, दोनों अक्षरों के, दोनों वर्णों की जगह पर एक ही वर्ण का हो जाना एक आदेश कहलाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे स्वर संधि का, जो दीर्घ स्वर संधि का ये दूसरा रूप था, यानी उसका दूसरा हिस्सा था। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण ई और ई से संबंधित। कुछ और शब्द आपको दे रहे जिनका आपको विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है विषयासक्त, एक शब्द है हास्यास्पद, एक शब्द है तुषाराच्छन्न, तुषाराच्छन्न, लिख लिया। इसके बाद आप देखिए शब्द है रसाभास, एक शब्द है रसाभाव, रसाभाव, और एक शब्द आप लेंगे जयाकांक्षी। इनका आप विच्छेद करेंगे, इनका आप विच्छेद करेंगे। और अब आप देखिए उदाहरण। तो देखिए स्वर, दीर्घ स्वर संधि में अगर इधर आ आए और दूसरी तरफ ए आए तो भी दोनों का परिणाम जो विकार होगा वो आ होगा, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। अब एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दीक्षा प्लस अंत, तो ये शब्द बनेगा दीक्षांत। क्या शब्द बना? दीक्षांत। अब देखिए दीक्षा में दीक्ष, छह को अलग कर देते हैं और आ को अलग कर देते हैं, दीक्ष आ दीक्षा, और अंत का ए आगे ले लेते हैं और नत पीछे ले लेंगे। तो इस प्रकार अगर आ में ए मिला, दीक्षांत शब्द बना, ठीक है। एक उदाहरण और समझ लो, तथा प्लस अपि, तथापि, क्या बनेगा? तथापि बनेगा। ऐसे ही देखिए सुधा प्लस अंशु, सुधांशु, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुधा, सुधा माने अमृत, अमृत है ना, सुधारस जिसे कहते हैं। और अंशु माने किरणें, मानो हाँ अमृत की किरणें बरस रही हो, सुधांशु, सुधा अंशु, चंद्रमा के लिए बोला है सुधांशु, ठीक है।
और दीक्षा अंत हमने पढ़ा था, इसका अर्थ है दीक्षा अंत। दीक्षा का मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले शिष्य बाहर जाते थे, आश्रम वगैरह में जाते थे, तो उनकी दीक्षा होती है, शिक्षा दीक्षा जैसे कहते हैं। और जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो एक समारोह होता था, तो कहते आज इसकी शिक्षा समाप्त हुई। जैसे आपका रिजल्ट आ जाता आखिरी वार्षिक परीक्षा के बाद, तो दीक्षा का अंत होना, पढ़ाई लिखाई समाप्त, अब हम दूसरे कार्य में लगेंगे, तो दीक्षांत शब्द बना। हर शब्द का अपना एक अर्थ है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, आ के सामने आ जाए तो परिणाम या विकार क्या होगा? आ होगा। जैसे कृपा प्लस आकांक्षी, कृपा में आ लिखा हुआ है पीछे, कृपे आ, और आ के सामने फिर आ गया, तो ये हो जाएगा पा, कृपाकांक्षी। क्या होगा? कृपाकांक्षी। कृपा माने दया, कृपा मेहरबानी, और आकांक्षी माने इच्छा करना, दया की इच्छा करना, कृपा की इच्छा करना। तो भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो हम उनकी कृपा चाहते हैं, प्रभु हम पर कृपा करना, तो हम वहाँ बन गए कृपाकांक्षी, कृपा को चाहने वाले। अब देखिए एक शब्द और है, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, वार्तालाप बातचीत, कन्वर्सेशन होती है। तो वार्ता का जहाँ आवाज़ आती हो, कोई बातचीत कर रहा हो तो उसकी ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, कोई बात चल रही है, तो इस प्रकार वार्ता आलाप वार्तालाप, इस प्रकार शब्द बना। एक शब्द और ले लेते हैं, चलिए, द्राक्षा, द्राक्षा माने अंगूर, वेरी गुड, द्राक्षा माने अंगूर होते हैं। और आसव, आसव माने उसका जो सत्व निकाला जाता है, जो रस निकाला जाता है, रस निकालते हैं, तो द्राक्षासव, द्राक्षासव, द्राक्षसव नहीं बोलेंगे, द्राक्षासव, द्राक्षासव, अंगूरों का रस। इस प्रकार आपने देखा ए और आ से संबंधित दीर्घ होता है तो किस प्रकार परिणाम आते हैं। और दीर्घ स्वर संधि का हमने ए अक्षर पढ़ लिया। अब हम ई और ऊ और री के कुछ उदाहरण देखेंगे।